हेलो फ्रेंड, ये है पार्ट 2 IBO 4 का और इसके अंदर निर्यात विक्रय अनुबंध चैप्टर 2 में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और जानेंगे। निर्यात विक्रय अनुबंध या एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? निर्यात बिक्री अनुबंध या निर्यात अनुबंध को एक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके तहत निर्यातक यानी एक्सपोर्टर जो कि विक्रेता होता है के लिए आयातक यानी खरीदार को माल में संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए सहमत होता है, उसको हम निर्यात विक्रय अनुबंध यानी एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि सभी निर्यात लेन देन निर्यात बिक्री अनुबंधों के माध्यम से किए जाते हैं। निर्यात बिक्री अनुबंध या निर्यात अनुबंध को एक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके तहत निर्यातक यानी कि विक्रेता मूल्य के लिए आयातक यानी कि खरीदार को माल में संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए सहमत होता है। निर्यात विक्रय अनुबंध करते समय ये सभी मदें शामिल की जाती हैं। पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टीज, स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट, टोटल वैल्यू, प्राइस, currency, picking and labeling requirement, mode of transport including parts, delivery and place schedule, insurance, payment, passing of property risks, availability, non-availability of export import license, condition, warranties, audio इत्यादि। ये सभी डिटेल लिखना होता है जब हम निर्यात विक्रय अनुबंध करते हैं। अब हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं और क्वेश्चन और आंसर के साथ समझते भी हैं। तो पहले क्वेश्चन में है कि अनुबंध से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए अनुबंध का मतलब क्या होता है। अनुबंध का मतलब होता है कि एक लिखित या बोली जाने वाली समझौता या विशेष रूप से रोजगार या बिक्री या किराएदारी से संबंधित एक अनुबंध जिसे कानून द्वारा लागू करने का इरादा है। और एक अनुबंध से आमतौर पर वस्तुओं, सेवाओं, धन का आदान प्रदान या उनमें से किसी का वादा शामिल होता है। उदाहरण के लिए कार को खरीदने के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच किया गया ऋण समझौता। अब इसको बुक की भाषा में पढ़ लेते हैं। अनुबंध एक ऐसा करार है जिसे विधिक रूप लागू किया जा सकता है। इसके मुख्य भागों में निर्यात विक्रय अनुबंध अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों में संलग्न रहने वाले पत्रकार करार की शर्तों का लिखित रूप किया जाता है जिससे गलतफहमी तथा विवाद के अवसर ना रहे, जबकि घरेलू विक्रय अनुबंध पर सदैव भारतीय कानून की लागू होगा। परंतु निर्यात अनुबंध की संबंधित पक्षकार को आपस में यह निर्णय करना होता है कि अनेक लेन देन पर किसी देश का कानून लागू होगा, अतः ये अनुबंध करार कहलाता है। देशी विक्रय अनुबंध यानी डोमेस्टिक सेल कॉन्ट्रैक्ट और निर्यात विक्रय अनुबंध यानी एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट में अंतर। दो देशीय विक्रय अनुबंध यानी डोमेस्टिक सेल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अपने देश की घरेलू सीमा के अंदर किया गया विक्रय अनुबंध में देश का कानून लागू होता है, उसे बोलते हैं देशीय विक्रय अनुबंध। और निर्यात विक्रय अनुबंध के तहत निर्यातक मूल्य के लिए आयातक को माल में संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए सहमत होता है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन के आंसर भी पढ़ लेते हैं। देशीय विक्रय अनुबंध को प्रशासित करने वाला कानून सदैव भारतीय कानून ही होता है। निर्यात विक्रय अनुबंध में व्यापार की स्थितियाँ दो देशों के मध्य होती हैं, अतः यहाँ कानून भी अलग अलग देशों का ही होता है। दूसरा, दोनों ही अनुबंधों में मुख्य रूप से एक अंतर यह होता है कि निर्यात अनुबंध को कौन सा कानून प्रशासित करता है और निर्यात विक्रय अनुबंध में यहाँ मुख्य समस्या यह है कि किस देश का कानून अपनाया जाए, आयातक देश का या फिर निर्यातक देश का। अगला प्रश्न है FOB तथा CIF में अंतर। FOB को फ्री ऑन बोर्ड बोलते हैं, जैसा कि इसके नाम से मालूम चलता है कि जहाज की पटरियों या प्लेटफार्म से फ्री होना, यानी जब विक्रेता माल की लायबिलिटीज और ऑनरशिप को ट्रांसफर कर देता है तो उसे फ्री ऑन बोर्ड कहा जाता है। इसको फ्रेट ऑन बोर्ड भी बोलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक कानून यानी इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ में FOB एक शब्द शामिल है जिसमें विक्रेता से खरीदार को माल की डिलीवरी में किस बिंदु पर संबंधित दायित्व, लागत और जोखिम शामिल होता है। और समझने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं। जब विक्रेता माल की डिलीवरी करता है तो निर्यात के लिए मंजूरी दे दी जाती है और बंदरगाह के वाली जगह जहाज पर लोड किया जाता है। और एक बार जब माल बोर्ड पर लोड हो जाता है तो खरीदार को जोखिम हस्तांतरित कर दिया जाता है यानी ट्रांसफ़र, जो उसके बाद सभी लागतों को वहन करता है। और CIF का मतलब कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट यानी लागत, बीमा और माल का भाड़ा से है।
यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग समझौता होता है जो एक विक्रेता द्वारा भुगतान किए गए खर्चों को उठाता है, जो खरीदार के आदेश की लागत, बीमा और माल की ढुलाई के दौरान होता है। और एक बात और जानने योग्य है कि लागत बीमा भाड़ा केवल जल मार्ग, समुद्र या महासागर के माध्यम से परिवहन किए गए माल पर लागू होता है। चलिए अब प्रश्न का उत्तर भी पढ़ लेते हैं। एफओबी का तात्पर्य है कि विक्रेता के द्वारा माल की सुपुर्दगी उस समय पूर्ण मानी जाती है जब माल नामांकित पोत लादान की बंदरगाह पर जहाज की पटरियों से गुजर जाता है। सीआईएफ के अंतर्गत विक्रेता का भी दायित्व यही है कि जो लागत तथा भाड़ा वाली शर्तों के अंतर्गत आता है, परंतु यहाँ मुख्य अंतर यह है कि विक्रेता माल परिवहन के दौरान संबंधित हानि या क्षति को जोखिम से क्रेता को बचाने हेतु समुद्री बीमा पॉलिसी ली जाती है। उसके पश्चात के हर वह क्षति व हानि को क्रेता का जोखिम माना जाता है। एफओबी के अंतर्गत निर्यात हेतु माल की निकासी की जिम्मेदारी विक्रेता पर होती है, जबकि सीआईएफ इसके अंतर्गत जब विक्रेता बीमा अनुबंध करता है तो वहीं बीमा प्रीमियम का भुगतान भी करता है। यहाँ क्रेता को यह तथ्य भी ध्यान रखना होता है कि सीआईएफ शर्तों के अंतर्गत विक्रेता सिर्फ न्यूनतम हानि रक्षा यानी कवर हेतु ही बीमा पॉलिसी लेगा। यदि क्रेता अधिक हानि रक्षा चाहता है तो उसे विक्रेता के साथ इस विषय में साफ रूप से समझौता करना होगा कि अतिरिक्त राशि का बीमा स्वयं ही करवाना होगा। एफओबी का प्रयोग केवल समुद्रिक या अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन हेतु उपयोग किया जाता है। यदि पक्षकारों की मांग यहाँ माल को जहाज की पटरियों के पार पहुँचाने की ना हो तो ऐसी स्थिति में निःशुल्क वाहन एफसीए शब्द का उपयोग किया जाता है। सीआईएफ के अंतर्गत सीआईएफ की एक शर्त यह भी है कि विक्रेता निर्यात के समय निकासी का प्रबंध करेगा। सीआईएफ का उपयोग भी केवल समुद्रिक व अंतर्देशीय जल मार्ग परिवहन हेतु किया जाता है। यहाँ पक्षकारों की मंशा माल को जहाज की पटरियों के पार पहुँचाने की ना हो तो सीआईएफ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अपरिहार्य घटनाओं से क्या तात्पर्य है, यानी फोर्स मेजर। फोर्स मेजर मतलब अत्यधिक बल। यह नेचर आपदा के सिद्धांत से जुड़ा है जिसके लिए किसी भी पक्ष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन नेचर आपदा की स्थिति ठहराए जाने के लिए भी कई शर्तों को पूरा करना जरूरी है, जिसमें बाहरीपन, अप्रत्याशितता और घटना यानी एक्सीडेंट की अप्रतिरोध्यता शामिल है, या फिर यह एक ऐसी घटना जिसके लिए किसी भी पार्टी को जवाबदेही नहीं ठहराया जा सकता है, जैसे भूकंप या सुनामी। यहाँ अप्रत्याशित घटना का मतलब है मानवीय क्रिया जैसे युद्ध, आतंकवादी हमला, श्रमिक हड़ताल और इत्यादि। तो चलिए इसका उत्तर भी पढ़ लेते हैं। अपरिहार्य घटनाओं का तात्पर्य यह है कि जब अनुबंधों पर पक्षकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता है और अनुबंध दायित्वपूर्ण नहीं हो पाते। इसके अनेक कारणों में मुख्यतः बाढ़, बंदरगाहों की हड़ताल इत्यादि आते हैं। सामान्य भाषा में ये अनुबंध कहलाते हैं, परंतु इसकी समकक्ष संकल्पना को ही अपरिहार्य घटना यानी फोर्स मेजर कहते हैं। नागरिक कानून सिविल लॉ वाले देशों में अपरिहार्य घटना एक परिचित नाम है। सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप के देशों के साथ किए जाने वाले व्यापार के संदर्भ में इसे राहत का नाम दिया गया है। यदि अनुबंधकर्ता उन कार्यों को पूर्ण नहीं कर रहा है जिनकी अपेक्षा उनसे की जाती है तो वह अन्य पक्षकारों को हर्जाना देने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा, वरन अनुबंधों को समाप्त किया जा सकता है। अतः विधिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि अनुबंध में उन्हीं मुख्य घटनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए जिन्हें अपरिहार्य घटना यानी फोर्स मेजर की श्रेणी में लाया जाता है। अगला प्रश्न, मुकदमेबाजी यानी लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन में क्या अंतर है? मुकदमेबाजी यानी लिटिगेशन का मतलब एक ऐसी विधि से है जिसमें निर्णय के लिए दो पार्टियों के बीच लड़ाई या विवाद को अदालत में ले जाकर सुलझाया जाता है, और आर्बिट्रेशन पार्टियों के बीच विवाद को निपटाने की एक विधि है जिसमें एक स्वतंत्र व्यक्ति जिसे पार्टियों द्वारा समान रूप से मामले का फैसला करने के लिए चुना जाता है। उदाहरण मुकदमेबाजी का ये अक्सर वकीलों के साथ होता है, जैसे उस वकील को उसके मुकदमेबाजी व्यवहार के लिए दंडित किया गया है। उदाहरण मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन का, जब तक तलाक देने वाले दो लोग शर्तों पर सहमत नहीं होते हैं और तब तीसरे व्यक्ति को बातचीत में मदद करने के लिए आने की अनुमति देते हैं। चलिए उत्तर भी पढ़ लेते हैं। मुकदमेबाजी के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा विवादों का निपटारा किया जाता है। मुकदमेबाजी विवाद को निपटाने में ज़्यादा समय लगने
अधिक व्यय होने तथा अंतिम निर्णय की अनिश्चितता के कारण अनुकूल विधि नहीं मानी जाती। मध्यस्थता के अंतर्गत एक या एक से अधिक व्यक्तियों को अंतिम व बराबर निर्णय हेतु विवाद सुपुर्द किया जाता है। मध्यस्थता एक अधिक अच्छी व लोकप्रिय पद्धति है। मध्यस्थता में शीघ्रता, मित्रवता, सद्भावना, संवर्धन, गोपनीयता तथा विवेकपूर्ण निर्णय जैसे अनेक लाभ शामिल हैं। अगला प्रश्न है एफओबी तथा सीआईएफ के अंतर्गत निर्यातकर्ताओं के कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। तो एफओबी के अंतर्गत निर्यातक को लागत वहन करनी होती है और माल तय हुए बंदरगाह तक पहुंचाने तक इनलैंड परिवहन करना पड़ता है और खरीदार माल ढुलाई और पोत बंदरगाह के बाद आयात व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। और सीआईएफ या कोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट के अंतर्गत निर्यातक का कर्तव्य होता है कि उत्पाद के लिए निर्यात लाइसेंस खरीदना, उत्पाद का जांच करना, सीमा शुल्क निकासी इत्यादि कर्तव्य होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। एफओबी में निर्यातकर्ताओं के कर्तव्य। पोत तल पर निःशुल्क अनुबंध के अंतर्गत विक्रेता का कर्तव्य यह है कि माल को क्रेता द्वारा नामांकित वाहन के तल तक पहुंचाए, परंतु कई स्थितियों में सुविधाओं के कारण निर्यातक स्वयं ही वाहकों से संपर्क स्थापित कर लेता है। उपयुक्त दोनों ही स्थिति में भाड़े का भुगतान आयातकर्ता के द्वारा ही किया जाता है। निर्यातकर्ताओं का दायित्व तब समाप्त हो जाता है जब वाहक को माल दे देता है। सीआईएफ विक्रेता को भाड़ा अनुबंध प्राप्त करना होता है, जिससे वह नामांकित बंदरगाह पर निर्धारित तिथि पर माल भेज देता है। निर्यातकर्ता को माल की सुपुर्दगी देने होगी और पोत परिवहन प्रलेख वसूल कर उन्हें आयातकर्ताओं को भेजना होता है। निर्यातकर्ताओं को आयातकर्ताओं के निर्देशानुसार भेजे गए माल तथा संबंधित जोखिम को भी बीमा अनुबंध लेना होगा। निर्यातकर्ताओं को आयातकर्ताओं के निर्देशानुसार भेजे गए माल तथा संबंधित जोखिम का बीमा अनुबंध लेना होगा। निर्यातकर्ताओं को पोत परिवहन के प्रलेख के साथ भुगतान संबंधी प्रलेख जैसे कि विनिमय बिल इत्यादि भी भेजने होंगे। आयातकर्ता निर्यातकर्ता को दिए गए प्रलेख के आधार पर ही भुगतान करेगा। उसे प्रलेखों के परीक्षण करने या अस्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। निर्यातकर्ता का दायित्व तब समाप्त हो जाता है जब माल पोत तल पर लद जाता है। इसके बाद का माल संबंधी पूरा दायित्व व जोखिम क्रेता को वहन करना पड़ता है, परंतु भाड़े तथा बीमा प्रीमियम का भुगतान निर्यातकर्ता द्वारा ही किया जाता है। इसको और समझने के लिए आप ये इसमें इमेज देख सकते हैं। अगला प्रश्न है इनको टर्म्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनुबंधों की व्याख्या कीजिए। तो आंसर पढ़ने से पहले इनको टर्म्स का मतलब जान लेते हैं। इनको टर्म्स को ज़्यादातर टर्म्स ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नियमों का एक समूह है जो विक्रेताओं और खरीदारों की जिम्मेदारी को परिभाषित करता है। इनको टर्म यह बताता है कि शिपमेंट, बीमा, प्रलेखन, सीमा शुल्क निकासी और अन्य लॉजिस्टिक गतिविधियों के भुगतान और प्रबंध के लिए जिम्मेदार होता है। और समझने के लिए परिवहन के किसी भी साधन के लिए इनको टर्म नियमों के कुछ सामान्य उदाहरणों में डिलीवरी एट टर्मिनल यानी DAT, डिलीवरी ड्यूटी पेड यानी DDP और एक्स वर्क शामिल है। DAT इंडिकेट करता है कि विक्रेता माल को टर्मिनल तक पहुंचाता है और माल आने और उतारने तक सभी जोखिम और परिवहन लागत बनाता है। और DDP एक डिलीवरी समझौता है जिसके तहत विक्रेता माल के परिवहन से जुड़ी सभी जिम्मेदारी, जोखिम और माल लागत तब तक लेता है जब तक कि खरीदार उन्हें निश्चित बंदरगाह पर प्राप्त या ट्रांसफर नहीं कर देता है। और एक्स वर्क एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शब्द है जो बताता है कि जब कोई विक्रेता किसी निश्चित स्थान पर उत्पाद उपलब्ध कराता है और उत्पाद के खरीदार के परिवहन लागत को कवर करना होता है। तो चलते हैं क्वेश्चंस के आंसर की ओर। पहला, फैक्ट्री पर सुपुर्दगी, यानी जब विक्रेता क्रेता को अपने गोदाम या फैक्ट्री से माल उपलब्ध करा देता है तो यह फैक्ट्री पर डिलीवरी कहलाता है। माल को वहां से ले जाने का पूरा खर्चा और जोखिम क्रेता का होता है। यदि क्रेता ये चाहे कि विक्रेता माल के लादान के सारे व्यय उठाए तो यह बात अनुबंध में पूर्ण रूप से स्पष्ट की जाएगी, परंतु जब क्रेता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं करता तो इस स्थिति में निःशुल्क वाहन
यानी FCA शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता बशर्ते विक्रेता द्वारा माल का लादान अपनी लागत व जोखिम पर ना कराया जाए। अगला है वाहक तक निःशुल्क, जिसको बोलते हैं FCA। FCA का मतलब होता है मुक्त वाहक यानी फ्री कैरियर, जिसका मतलब एक व्यापार शब्द से है जो निर्धारित करता है कि माल का विक्रेता खरीदार द्वारा निश्चित डेस्टिनेशन पर उन सामानों की डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होता है और खरीदार शिपिंग खर्चा वहन करता है। चलिए पढ़ लेते हैं। वाहक तक निःशुल्क के अंतर्गत विक्रेता का दायित्व उस समय पूर्ण हो जाता है जब वह क्रेता द्वारा बताए गए वाहकों को उसके द्वारा बताए गए स्थान पर माल डिलीवर कर देता है। यह मुख्य बात यह है कि डिलीवर हेतु निश्चित किए गए स्थान पर माल को लादने व उतारने के पूरे व्यय की जिम्मेदारियां विक्रेता पर ही होती है तथा सुपुर्दगी यानी डिलीवरी विक्रेता के ही परिसर में होती है। वह लादान हेतु विक्रेता जिम्मेदार होते हैं, परंतु माल अगर किसी और जगह उतारा जाए तो विक्रेता इस उतराई हेतु जिम्मेदार नहीं होगा। अगला है पोत घाट तक निःशुल्क यानी फ्री अलोंगसाइड शिप। इसका मतलब होता है कि जब विक्रेता वितरित करता है, जब माल पोत के साथ रखा जाता है, उदाहरण के लिए एक घाट पर या बाजार पर, इसे FAS भी बोलते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। पोत घाट तक निःशुल्क का तात्पर्य यह है कि विक्रेता का माल क्रेता को देने का दायित्व तब पूर्ण हो जाता है जब वे माल को पोत लदान के बंदरगाह में जहाज के पास ले जाकर रख देते हैं। इसके बाद समस्त वह हानि व जोखिम क्रेता को उठाते हैं। पोत तल पर निःशुल्क यानी फ्री ऑन बोर्ड FOB, इसको हमने पढ़ा भी है, दोबारा पढ़ लेते हैं। विक्रेताओं द्वारा माल की सुपुर्दगी तब पूर्ण मानी जाती है जब माल नामांकित पोत लादान की बंदरगाह पर जहाज की पटरियों से गुजर जाता है। इसके बाद सारे व्यय क्षति व जोखिम क्रेता के होते हैं। इन शब्द में निर्यात हेतु माल को निकासी की जिम्मेदारी विक्रेताओं की ही होती है, अतः इसे समुद्रिक व अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन हेतु उपयोग किया जाता है। परंतु पक्षकारों की मंशा जब माल को जहाज की पट्टियों के पार पहुंचाने की ना हो तो इस स्थिति में निःशुल्क वाहन यानी FCA शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है लागत तथा भाड़ा, कॉस्ट एंड फ्रेट, इसको बोलते हैं C&F। लागत या भाड़े का तात्पर्य यह है कि जब विक्रेता के द्वारा माल की सुपुर्दगी पूर्ण तभी मानी जाती है जब वह माल पोत लादान की बंदरगाह की पटरियों से गुजर जाता है। वह जिस बंदरगाह तक माल ले जाना है, जहां तक माल पहुंचाने की सारी लागतों व भाड़ों का भुगतान विक्रेता ही करता है, परंतु माल की सुपुर्दगी के बाद की घटनाओं की जिम्मेदारी क्रेता की होगी। यह मुख्य शब्द या स्थिति टर्म्स है कि यहाँ विक्रेता ही निर्यात के माल की निकासी का पूर्ण प्रबंध करेगा। लागत, बीमा व भाड़ा, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। लागत, बीमा तथा भाड़ा के लिए विक्रेता का भी दायित्व है, जो कि लागत व भाड़ा वाली शर्तों के अंतर्गत आता है। इन दोनों में अंतर यह है कि विक्रेता माल परिवहन के दौरान संभावित हानि अथवा क्षति के जोखिम से विक्रेता को बचाने हेतु एक समुद्री बीमा पॉलिसी लेगा। अतः जब विक्रेता बीमा अनुबंध करता है तो वह बीमा प्रीमियम का भुगतान भी करता है। अतः यहाँ पर क्रेता को यह तथ्य ध्यान रखना पड़ता है कि CIF की शर्तों में विक्रेता सिर्फ न्यूनतम हानि रक्षा कवर हेतु बीमा की पॉलिसी लेगा, परंतु जब क्रेता अधिक हानि रक्षा चाहेगा तो उसे विक्रेता के साथ इस विषय पर स्पष्ट समझौता करना होगा या ज़्यादा राशि का बीमा स्वयं कराना होगा। CIP शब्द की एक मुख्य शर्त यह है कि विक्रेता निर्यात हेतु निकासी का प्रबंध करेगा। अगला है परिवहन भुगतान, जिसको बोलते हैं कैरिज पेड टू यानी CPT। इसका मतलब होता है कि विक्रेता अपने खर्च पर माल को वाहक या विक्रेता द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति को डिलीवर करेगा यानी करता है। विक्रेता नुकसान सहित सभी जोखिम को एक्सेप्ट करता है जब तक कि माल पटरियों की देखभाल में ना हो जाए। की भाषा में परिवहन भुगतान का अर्थ यह है कि विक्रेता माल को जब उसके नामांकित वाहन तक पहुंचा देगा तब तक की सारी लागतों का वहन वही करेगा। इसके बाद के जोखिम क्रेता को होते हैं। वाहन में रेल, वायु, समुद्र व अंतर्देशीय जलमार्ग इत्यादि आते हैं। CPT की एक शर्त यह भी है कि विक्रेता निर्यात हेतु माल की निकासी का प्रबंध करता है। CPT कैरिज पेड टू का मतलब प्रयोग यातायात के साधन, बहुविधि यातायात आदि में किया जाता है। अगला है परिवहन तथा बीमा भुगतान, कैरिज एंड इंश्योरेंस पेड CIP।
परिवहन में बीमा भुगतान के अंतर्गत विक्रेता का वही दायित्व है जो परिवहन भुगतान वाली शर्तों में होता है। यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि विक्रेता माल परिवहन के दौरान संभावित हानि अथवा जोखिम से क्रेता को बचाना चाहता है, अतः वह एक बीमा पॉलिसी लेगा। यहाँ विक्रेता समुद्री बीमा अनुबंध करता है, वह प्रीमियम का भुगतान भी करता है। यहाँ क्रेता को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि CIF की शर्तों में विक्रेता सिर्फ न्यूनतम हानि रक्षा हेतु ही बीमा पॉलिसी क्रय करता है, परंतु क्रेता को ज़्यादा हानि रक्षा चाहिए तो उसे इस संबंध में ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझौता करना होगा, अन्यथा ज़्यादा राशि का बीमा उसे स्वयं वहन करना होगा। यहाँ पर वहन का तात्पर्य रेल, वायु, समुद्र तथा अंतर्देशीय जल मार्ग के से लगाया गया जाता है। CIP की मुख्य शर्त यह है कि विक्रेता निर्यात हेतु माल निकासी का प्रबंध करेगा। अगला पॉइंट है सीमा पर माल की सुपुर्दगी यानी डिलीवरी एट फ्रंट को इंटरनेशनल अनुबंध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे विक्रेता का बॉर्डर लोकेशन पर सामान डिलीवर करने की आवश्यकता होती है। विक्रेता आमतौर पर खरीदार के लिए सामान को ड्रॉप ऑफ बिंदु तक ले जाने की सभी लागतों के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्य भाषा में सीमा पर माल की सुपुर्दगी उस समय पूर्ण मानी जाएगी जब उसने वाहन के पहुंचने पर क्रेता हेतु सुपुर्दगी सुलभ करा दी गई है, निर्यात हेतु माल की निकासी हो गई है, परंतु सीमा के नामांकित स्थान पर आयात हेतु निकासी नहीं हुई। सीमा शब्द का उपयोग किसी भी सीमा हेतु किया जा सकता है, अतः यह जरूरी है कि सीमा के सदैव किसी विशेष स्थान को नामांकित करते हुए उचित रूप में परिभाषित किया जाए। अगला पॉइंट है पोर्ट पटल पर सुपुर्दगी डिलीवरी एक्सिप, शॉर्टकट में बोलते हैं DES। इसका मतलब होता है जिसका मतलब कि क्रेता अपने वितरण दायित्व को पूरा करता है और जब गैर मंजूरी वाले माल को ओरिजिन के सिलेक्टेड बंदरगाह में जहाज पर सवार खरीदार को दिया गया हो तो विक्रेता सिलेक्टेड ओरिजिन के उस बंदरगाह तक परिवहन के संबंध में पूर्ण जोखिम और लागत वहन करता है। मुख्य भाषा में पोर्ट पटल पर सुपुर्दगी से तात्पर्य यह है कि विक्रेता के द्वारा माल की सुपुर्दगी उस वक्त पूर्ण होगी जब उसने पोर्ट पटल पर क्रेता हेतु सुपुर्दगी सुलभ कर दी हो, अर्थात गंतव्य बंदरगाह पर आयात हेतु निकासी नहीं हुई हो। यहाँ विक्रेता को बंदरगाह तक माल ले जाने से संबंधित समस्त लागतों व जोखिमों का भार वहन करना होगा। इस टर्म्स का प्रयोग मुख्य रूप से गंतव्य बंदरगाह पर समुद्री व अंतर्देशीय जल मार्ग व बहुविध यातायात के द्वारा माल की डिलीवरी की जानी है। शब्द का उपयोग तभी किया जाता है जब गंतव्य बंदरगाह पर माल को जहाज से घाट तक पहुंचाने के पश्चात उसकी सुपुर्दगी जल मार्ग या अन्य किसी यातायात द्वारा की जाती है, परंतु जब पक्षों की यह इच्छा होती है कि विक्रेता ही माल को घाट से अन्य स्थान तक ले जाने का संपूर्ण व्यय करे तो DDU या फिर DDP शब्दों का प्रयोग किया जाता है। DDU मतलब डिलीवरी ड्यूटी अनपेड और DDP मतलब डिलीवरी ड्यूटी पेड। अगला पॉइंट है घाट पर सुपुर्दगी डिलीवरी एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में DEQ। इसका यह एक स्पेसिफिकेशन अनुबंध होता है जहां विक्रेता को गंतव्य एंड डेस्टिनेशन बंदरगाह पर घाट पर माल पहुंचाना होता है और इसको टर्मिनल पर वितरित करते हैं, जिसको बोलते हैं डिलीवरी एट टर्मिनल। तो घाट पर सुपुर्दगी का तात्पर्य है कि विक्रेता द्वारा माल की सुपुर्दगी तभी पूर्ण मानी जाती है जब वह बताए कि बंदरगाह के घाट पर आयात हेतु निकासी कराए बिना ही क्रेता को सुपुर्दगी सुलभ करवा देता है। माल को नामांकित बंदरगाह तक ले जाने व घाट तक पहुंचाने की लागत व जोखिम विक्रेता को ही उठाने पड़ते हैं। DEQ में आयात के लिए क्रेता ही माल की निकासी का प्रबंध करता है तथा सारी औपचारिकताओं, सीमा शुल्कों, करों तथा आयातों पर अन्य व्यय को भुगतान करता है। इस शब्द का प्रयोग तभी किया जाता है जब गंतव्य बंदरगाह पर माल को जहाज से घाट तक पहुंचाने के लिए उसकी सुपुर्दगी जलमार्ग या अन्य किसी यातायात द्वारा की जाती है, परंतु जब पक्षों की यह इच्छा होती है कि वह विक्रेता ही माल को घाट से अन्य स्थान तक ले जाने का संपूर्ण व्यय करे तो DDU एंड डिलीवरी ड्यूटी अनपेड व DDP डिलीवरी ड्यूटी पेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। लास्ट पॉइंट है कर चुकता किए बिना सुपुर्दगी डिलीवरी ड्यूटी अनपेड DDU। कर चुकता किए बिना सुपुर्दगी का तात्पर्य है कि जब विक्रेता माल भेजता है तो उसके माल की सुपुर्दगी तभी पूर्ण मानी जाएगी जब वह नामांकित बंदरगाह पर बिना आयात के लिए निकासी कराए हुए माल ले जाने वाले वाहन से उतर बिना ही माल क्रेता को सौंप देता है। यहाँ पर क्रेता को माल तक ले जाने सभी व्यय जोखिम भी वहन करने पड़ते हैं। यहाँ पर यदि पक्षकारों की इच्छा हो कि विक्रेता सीमा शुल्क संबंधी समस्त औपचारिकताएं
पूर्ण करे व संबंध व तथा जोखिम व आयात पर होने वाले व्यय को वहन भी करे। अतः यहाँ विक्रय अनुबंध में इन बातों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। जब माल को बताए गए बंदरगाह तक पहुँचाया दिया जाता है तो चाहे यातायात के किसी भी साधन का प्रयोग किया जाए, यहाँ DES या DEQ शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। पॉइंट कर चुकता सुपुर्दगी, डिलीवरी ड्यूटी पेड DDP। कर चुकता सुपुर्दगी के अंतर्गत विक्रेता के द्वारा माल की सुपुर्दगी उस समय पूर्ण मानी जाती है जब कि वह नामांकित बताई गई बंदरगाह पर आयात हेतु निकासी करा कर लाने वाले वाहन से उतारे बिना माल क्रेता को सौंपता है। विक्रेता को माल वहां तक ले जाने के समस्त व जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। अतः यहाँ पर बताए गए देश के आयात संबंधी शुल्क, सीमा शुल्क तथा अन्य सभी जोखिम को वहन करने की जिम्मेदारी व अन्य व्ययों को भी वहन किया जाता है। जब विक्रेता प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से आयात लाइसेंस प्राप्त न कर पाए तो यह टर्म प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु जब पक्षकार यह चाहे कि क्रेता आयात संबंधी समस्त व्यय करे तो DDU डिलीवरी ड्यूटी अनपेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस तरह इंटरकॉम्स हर क्रेता व विक्रेता के अधिकारों तथा दायित्व का उल्लेख करता है व यह पक्ष पूर्ण रूप से यह जानता है कि दूसरे पक्ष से क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए। अगला प्रश्न, निर्यात अनुबंध का सामान्य शर्तों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पहलुओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। निर्यात अनुबंध एक ऐसे अनुबंध के विषय में बताता है जो कि निर्यात के पक्षकारों के उन अधिकारों की चर्चा करता है उसे पत्रकार के विरुद्ध उपलब्ध है, अर्थात यह पक्षकार बिना किसी वैध कारण के अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकते हैं। निर्यात लेन देन के अंतर्गत माल के परिवहन से संबंधित जोखिमों व लागतों को भी शामिल किया जाता है। इस अनुबंध के अंतर्गत हर बात को खुलकर सामने लाया जाता है तथा जो मुद्दे उत्पन्न होते हैं उनका निपटारा भी इसी अनुबंध के माध्यम से ही किया जाता है। इस अनुबंध के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दे को शामिल किया जाता है। पहला, पक्षकार संबंधी मुद्दे। दूसरा, वस्तुओं का संपूर्ण वितरण। तीसरा, वस्तुओं की गुणवत्ता, प्रति इकाई मूल्य, कुल मूल्य। मुद्रा संबंधी मुद्दे, कर व शुल्क संबंधी मुद्दे, पैकिंग, चिन्ह लगाने व लेबल लगाने संबंधी मुद्दे, परिवहनों की विधि, सुपुर्दगी जिसमें स्थान व समय दोनों ही महत्वपूर्ण माना गया है, इससे संबंधी मुद्दे, बीमा व निरीक्षण संबंधी मुद्दे, प्रलेखन तथा भुगतान की विधि से संबंधित मुद्दे, साख की अवधि का मुद्दा, वारंटियां व जोखिम के प्रेषण संबंधी मुद्दे, टाइटल्स के प्रेषण संबंधी मुद्दे, आयात व निर्यात की उपलब्धता व अनुपलब्धता, अपरिहार्य घटना जिसको फोर्स मेजर बोलते हैं, विवादों के निपटारे से संबंधित मुद्दे, अनुबंधों के उपयुक्त कानून। अगला प्रश्न, FOB अनुबंध के मुख्य विधिक निहितार्थ जिसको बोलते हैं इसमें लीगल एप्लीकेशन का वर्णन कीजिए। FOB अनुबंध के मुख्य विधि निहितार्थ लीगल एप्लीकेशन निम्नलिखित है। वाहक को माल देकर सुपुर्दगी का कार्य पूर्ण हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक विक्रेता ने माल के निपटारे का अधिकार अपने समक्ष सुरक्षित ना कर लिया हो तब तक वाहक को सुपुर्दगी प्रदान करना क्रेता की सुपुर्दगी कहलाता है। वो तल पर निःशुल्क अनुबंध में मूल्य में माल को वाहन तक ले जाने के सभी व्यय शामिल किए जाते हैं। इसके बाद समस्त व्यय क्रेता के खाते तक जाते हैं। जब माल को क्रेता को दे दिया जाता है अर्थात वाहन पर माल लाद दिया जाता है तब माल संबंधी समस्त जोखिम विक्रेता से क्रेता को भेज दिए जाते हैं। माल का स्वस्थ समस्त जोखिमों के साथ निर्यातकर्ताओं से आयातकर्ता को भेज दिए जाते हैं। इस अनुबंध में विशेष प्रावधान के द्वारा माल के स्वास्थ्य के हस्तांतरों को मूल्य भुगतान से संबंधित किया गया हो तो इसे स्थगित किया जाता है। जब माल क्रेता के सुपुर्द कर दिया जाता है तो वह भुगतान देय हो जाता है। तो ये अनुबंध किया जाता है कि माल के स्वस्थ क्रेता को तभी दिए जाएंगे जबकि क्रेता द्वारा हस्तांतरित भुगतान शर्तों में सभी अनुबंधित दायित्व को पूरा कर दिया जाता है। अतः यही FOB अनुबंध के मुकाय में क्या मुकदमेबाजी मध्यस्थता से अधिक अच्छी है? विवेचना कीजिए। उत्तर, निर्यात व्यवसाय में अनेक प्रकार के विवाद उठ सकते हैं। अतः इन विवादों से निपटारे हेतु दो विधियां अपनाई जाती है, मुकदमेबाजी मध्यस्थता। मुकदमेबाजी व मध्यस्थता के अंतर्गत अनेक ऐसे अंतर पाए जाते हैं जिनको देखते हुए कहा जा सकता है कि मध्यस्थता मुकदमेबाजी से अधिक उत्तम है। इसके अनेक कारण निम्नलिखित है। मुकदमेबाजी को अनुपयुक्त मानने के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित है।
पहला, विवादों के निपटारे में अधिक समय लगता है, कई बार महीनों व सालों तक का समय व्यतीत हो जाता है। अंतिम निर्णय की अनिश्चितता के कारण यह अनुकूल विधि नहीं मानी जाती है। मध्यस्थता में आयातकर्ताओं तथा हेतु भी प्रमाण जात निर्यातकर्ताओं में किसी भी एक देश के कार्रवाई कराई जाती है। मध्यस्थता के आधारभूत लाभ निम्नलिखित होते हैं। शीघ्रता, मध्यस्थता में मुकदमेबाजी की तुलना में शीघ्रता से फैसले होते हैं। 5 निर्णय अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थों को मुद्दे की प्राप्त के 4 माह के अंदर ही अपना निर्णय सुनाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक यह फैसला लड़ने पड़ते हैं। अपने व्यापार प्रयोग करते हैं। अल्पायी होना, मध्यस्थता के मुकदमेबाजी की तुलना प्रलेखों के में लागत व व्यय भी कम होते हैं। यह शुल्क सिर्फ 2% होता है। गोपनीयता, मध्यस्थता संबंधी कार्यों में गोपनीयता प्रक्रिया का महत्व है। मध्यस्थता से दोनों पक्षों के व्यापारिक रहस्य गोपनीय समस्त व रहते हैं। अतः उपयुक्त सभी गुणों के कारण मध्यस्थता का मुकदमेबाजी महत्वपूर्ण से उत्तम माना जाता है।